7 महीने पहले अगस्त 2023 में मैंने सीकेडी की रिवर्सिबिलिटी पे एक एपिसोड की, एपिसोड 67, जिसमें मैंने कुछ उन केसेस का ज़िक्र किया अपने पिछले एक्सपीरियंस की बेस पर भी, और वो पेशेंट जिनको मैं अभी देख रहा था कि सीकेडी के रिवर्स होने का क्या मतलब लिया जा सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन 7 महीनों में मैंने सीकेडी की रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से क्या पेशेंट एक्सपीरियंस किया, और एक जो नया साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है वो क्या है जो कि फाइब्रोसिस को रिवर्स करने में एक उम्मीद की किरण हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने ट्रैवल वाले स्टूडियो में। 7 महीने पहले अगस्त 2023 में आपने मेरी एक वीडियो देखी जिसका नाम था इज़ सीकेडी रिवर्सिबल, और इसमें हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए, जिसमें हाई कैल्शियम वाला एक केस था, उसके बाद लिथियम वाला एक केस था, और हमने इस बात को सराहने की कोशिश की कि जो गुर्दे का मर्ज़ एक दफ़ा कंफर्म हो जाता है एक स्टेज पर, जिसको हम सीकेडी कहते हैं या गुर्दे का दायमी मर्ज़ कहते हैं, जिसकी बेसिस होती है फाइब्रोसिस, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस पर, मॉडर्न मेडिसिन पर बिलीव करने वाला बंदा आपको नहीं कहेगा कि मैं आपका गुर्दे का मर्ज़ रिवर्स कर सकता हूँ। हमारे इस कल्चर में जहाँ पे कि झूठ बिकता है और हम झूठी तसल्लियों में आके गलत तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं अपने इलाज करने का, इस कल्चर में भी मेरी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन को बड़ा सराहा गया, और वो वीडियो अब तक तकरीबन मेरे ख्याल से 1,70,000 व्यूज़ ले चुकी है, और बेतहाशा कमेंट्स और डिस्कशन उस वीडियो से जनरेट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि पिछले 7-8 माह में कुछ और पेशेंट्स के साथ मैंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया, और कुछ साइंटिफिक लेटेस्ट इनोवेटिव चीज़ें भी मार्केट में आ चुकी हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था, और यही सारा कुछ हम करेंगे आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, आज की वीडियोज़ में हमने सारे केस डिस्कस करने हैं, क्योंकि इन्हीं पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से ही मैं सीखता हूँ, और इन्हीं की रियल इन्फॉर्मेशन से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी बजाय कि हम कोई बुकिश नॉलेज शेयर करें या हेडिंग वाइज़ चलते जाएँ। तो पहले केस में जंप इन करते हैं। ये पेशेंट हमारे पास आए लाड़काना से, सिंध से, और इन्होंने हमेशा ऑनलाइन कंसल्टेशन की है, हमारी कभी इस पेशेंट के साथ फिज़िकल मुलाकात नहीं हुई है। जब इन्होंने हमें कंसल्ट किया तो इनकी क्रिएटिनिन थी 3.8, ईजीएफआर था 16, और उसकी वजह बेसिकली थी पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जिसकी इनको समझ नहीं आ रही थी। ये मेरे ख्याल से 7, 8, 10 दवाइयों पे थे, ब्लड प्रेशर फिर भी 150, 160 था, और ये बड़े परेशान थे। इनको बिल्कुल यही वाली फीलिंग थी कि अब मेरा टाइम आ गया है और मेरा नेक्स्ट स्टेप है डायलिसिस। बहरहाल इन्होंने हमारी बात पे ट्रस्ट किया और हमारे साथ मिलके अपनी मैनेजमेंट को बेहतर किया, जिसमें अगेन सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, और जिसमें एक्सरसाइज, खाना बेहतर, नींद बेहतर, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जो काम का या वैसे ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है उसको हैंडल करना, और फिर हमारी एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट की हदायत पर थोड़ी बहुत जो 1-2 दवाइयाँ हैं उनको मेंटेन करना। जब इन्होंने ये सारा कुछ किया तो पिछले तकरीबन 5-6 महीने में सितंबर के बाद हमारी इनके साथ फाइनल अपॉइंटमेंट हुई दिसंबर में, और दिसंबर वाली अपॉइंटमेंट में इनकी क्रिएटिनिन हो चुकी थी 3.2, और ईजीएफआर इनका बढ़ के हो गया था तकरीबन 24, जिस पर ये बहुत खुश भी थे। और खुश ये इस बात पे नहीं थी कि इनका जीएफआर बढ़ गया है, बल्कि खुश ये इस बात पे थे कि सिर्फ 1-2 अद्वियात इस्तेमाल करके और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ये अपने किडनी फंक्शन को इतना रिवर्स करने में कामयाब हो गए। ये बेसिकली होता क्या है इसको मैं तीनों केसेस के एंड में जाके डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी आपने यहाँ से ये याद रखना है कि इसमें मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा। मैं एक प्रोसेस बयान कर रहा हूँ और उन पेशेंट्स को क्रेडिट दे रहा हूँ जो किडनी डिज़ीज़ की मैनेजमेंट को अच्छी तरह लेके चलते हैं और उसके सारे हिस्सों पर फ़ोकस करते हैं।
दवाई भी प्रॉपर खाते हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है अपने लाइफ़स्टाइल को भी बेहतर करते हैं। जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका किडनी फंक्शन बेहतरी की तरफ कुछ ना कुछ हद तक ज़रूर जाएगा। हमारा दूसरा केस है एक फीमेल का जो कि 29 ईयर ओल्ड हैं और इनका पिछले साल कहीं डायग्नोसिस हुआ आईजीए नेफ्रोपैथी। इस आईजीए नेफ्रोपैथी की मैनेजमेंट को लेके ये चल रही थी, पर इनकी तसल्ली नहीं हो रही थी, इनकी परेशानी कम नहीं थी हो रही। जब ये हमारे पास आए तो इनका क्रिएटिनिन था तकरीबन 1.3 और 1.4, ये नवंबर 2023 की बात है। उस वक़्त इनका ब्लड प्रेशर बड़ा ही पुअरली कंट्रोल था और ये 150-60 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। इस मरीज़ ने उस लेवल का स्ट्रेस लिया हुआ था जब वो मरीज़ कहता है ना कि डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा सख्त परेशान था, मैंने समझा कि बस मेरा टाइम आ गया, अब मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं बची और मैं बेहतर नहीं हो सकता। कुछ मुझे लोगों ने बड़ा मायूस किया, कुछ मुझे डॉक्टरों ने बड़ा मायूस किया। तो इनकी शक्ल पे मायूसी, डार्कनेस, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी सब कुछ लिखा हुआ था। बहरहाल इन्होंने अगेन हमारी बात को फ़ॉलो किया, अग्रेसिव लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ की, वो दवाइयाँ शुरू की जिनसे इनका प्रोटीन बेहतर होना था। प्रोटीन भी इनका तकरीबन मेरे ख़्याल से 2 या 3 ग्राम था और दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद इनिशियली इनका क्रिएटिनिन बढ़ा। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इन दवाइयों का काम करने का तरीका ही ये है कि ये गुर्दे के अंदर इस तरह की प्रेशर चेंजेज़ करती हैं कि आपके क्रिएटिनिन बढ़ता है। क्रिएटिनिन बढ़ के इनका चला गया 1.7 पर और जीएफआर थोड़ा-सा गिरा, लेकिन इन्होंने हौसला किया और उसके बाद जब दवाई को कंटिन्यूअसली लेके चलीं अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ, तो इनका क्रिएटिनिन फाइनली कम होके 1.3 और फिर 1.2 पे आ गया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब इसमें भी जो आगे फर्दर एक्साइटिंग बात है वो ये है कि इनका प्रोटीन यूरिया बहुत बेहतर हो गया और जो सबसे सबसे मज़े की बात है वो ये है कि ब्लड प्रेशर इनका लो वाली साइड पर चला गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सही दवाई इस्तेमाल करें और हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ चलें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका ब्लड प्रेशर बेहतर ना हो। अब इनके साथ हमें एक मुश्किल दरपेश आई हुई है कि जो हमने प्रोटीन यूरिया को कम करने वाली दवाइयाँ दोनों चलानी हैं, या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एक एसजीएलटी2 इन्हिबिटर। तो हम इन दोनों दवाइयों को बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर 100, 110, 95 तक चला जाता है। तो यहाँ से आप उस बात का अंदाज़ा करने की कोशिश करें जो मैं आपको हर वीडियो में एम्फसाइज़ करता हूँ कि जब आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ चलेंगे, दवाई सही वाली खाएँगे, तो ब्लड प्रेशर ऊपर जाना तो बड़ी दूर की बात, नीचे वाला रोकना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इस पेशेंट ने हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ चल के, हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, अपनी अद्वियात को सही मेंटेन करके, अपना क्रिएटिनिन बेहतर किया, अपना प्रोटीन यूरिया बेहतर किया। हमारे तीसरे पेशेंट हैं एक 53 ईयर ओल्ड मेल जो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मरीज़ थे। इनको लंबे अरसे से शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ था और इनका भी यही इश्यू था कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। हमारे पास ये आए गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट के लिए और इनका जो क्रिएटिनिन था वो 1.4 से 2 के दरमियान कहीं रहता था। इसलिए मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि आपने एक आधी लैब को देख के परेशान नहीं हो जाना होता और उसी वक़्त रिवर्सिबिलिटी की बातें नहीं शुरू कर देनी होती। आपने देखना होता है पहले कि मेरा एवरेज लेवल क्या है। मैंने इनको समझाया कि आपका एवरेज लेवल तकरीबन 1.5 होगा क्रिएटिनिन और ईजीएफआर आपका यही 50 के प्लस माइनस होगा। एनीवेज़ इन्होंने भी हमारी इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो की और जो प्रोटीन यूरिया कम करने वाली दवाइयाँ हैं, क्योंकि इनका प्रोटीन यूरिया भी तकरीबन 2 ग्राम के करीब था। प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ रेगुलरली इस्तेमाल की। इन्होंने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की और अपने लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। ये हमारे पास आने से पहले ही कुछ मोटिवेटेड थे अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने में, स्पेशली वॉक करने में और हेल्दी खाने में। हमने इनको बड़ा एम्फसाइज़ किया कि आप मीठा भी बिल्कुल बंद करें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर दें। वो भी इन्होंने बड़ा अच्छी तरह फ़ॉलो किया
और अगेन अपने उसी दवाइयों वाले सफ़र में पहले क्रिएटिनिन इनकी 2.1 तक गई और अब ये बेहतर हो के तकरीबन 1.3 और 1.4 पे यानी कि अपनी बेस पे आ गई है। इस पेशेंट का जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पार्ट है इसकी स्टोरी का, वो ये है कि इन्होंने अपनी डायबिटीज़ भी रिवर्स कर ली है और वो हमारे पास आने से पहले हो चुकी थी। मैं बिल्कुल इसका क्रेडिट नहीं लूँगा, मैं बल्कि किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लूँगा क्योंकि ये मैंने आपके साथ वो सारे केसेस डिस्कस किए हैं, जिन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करके अपने गुर्दे के मर्ज़ में बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की है। यही पेशेंट अगर पुअर लाइफ़स्टाइल के साथ चलते तो वो अद्वियात जो हमने दी थी, उन्होंने सिर्फ़ कुछ महीने, कुछ साल काम करना था और पीछे से इनका मर्ज़ बढ़ता जाना था। तो इन सारी इम्प्रूवमेंट्स का मेन क्रेडिट जाता है इन्हीं पेशेंट्स को, जिन्होंने अपनी मोटिवेशन से और एफर्ट से अपने गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर बनाया। एनीवेज़ इन पेशेंट का मेन क्रेडिट ये था कि इन्होंने हमारी बात पे ट्रस्ट किया और डायबिटीज़ की दवाइयाँ मुकम्मल तौर पे छोड़ दी क्योंकि दवाइयाँ ये डायबिटीज़ की अभी भी ले रहे थे। इनको ये यकीन या कन्फर्मेशन नहीं थी कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, जो कि अगेन मुझे पता है हमारे कल्चर में अभी कन्फर्म करना मुश्किल है, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता, वीडियोज़ पे आप उस तरह बिना देखे, बिना डॉक्टर के कहे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन आप तसल्ली रखें कि अगले कुछ सालों में ये बात कन्फर्म आपको हो जाएगी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये सारे मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं, पुअर लाइफ़स्टाइल के कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं और जो ही आप अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करते हैं, इनको रिवर्स किया जा सकता है, इनकी रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। इनकी रिवर्सिबिलिटी के बाद जो दूसरी चीज़ें जिनको रिवर्स होना चाहिए या किस हद तक होना चाहिए, उनमें ये आते हैं गुर्दे के मर्ज़, आपकी आँख का डैमेज, आपके दिल का डैमेज, आपके ब्रेन का डैमेज। और ये किस हद तक रिवर्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि इनको कितना डैमेज हो चुका है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तो पूरे चांसेस होते हैं कि मुकम्मल तौर पर रिवर्स हो जाएँ या बहुत ही छोटे लेवल पे आ जाएँ, कम लेवल पे आ जाएँ। लेकिन जिन चीज़ों में स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, उनकी रिवर्सिबिलिटी का, उनकी बेस्ट करंट स्टेट का आपको तभी पता चलेगा जब आप बीच में से ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करेंगे, अपने वेट को कम करेंगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फुल ऑन अपनाएँगे, फिर आपको फाइनल पता चलेगा कि मेरा गुर्दे का मर्ज़ कहाँ तक रिवर्स हो सकता है। अब हम चलते हैं 2024 के एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की तरफ, जिसका किडनी रिवर्सिबिलिटी पे फ्यूचर में इफ़ेक्ट हो सकता है। 8 फरवरी 2024 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि मेडिकल की दुनिया का सबसे बड़ा मैगज़ीन या जर्नल है, उसमें एक दवाई की रिसर्च पब्लिश होती है जिसका नाम है रेस्मेट्रॉन, या जैसे भी इसको वो प्रोनाउंस करेंगे। इस दवाई को रिसर्च किया गया तकरीबन 966 पेशेंट्स पर, जिनको 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया। एक हिस्से को दी गई 80 मिलीग्राम दवाई, एक को 100 मिलीग्राम और तीसरे ग्रुप में पेशेंट्स को ये दवाई नहीं दी गई। और इन पेशेंट्स की दवाई स्टार्ट करने से पहले बायोप्सी की गई लिवर की और दवाई के 52 वीक्स के बाद बायोप्सी की गई। इन बायोप्सीज़ को करने का मकसद ये था, जो कि रिसर्च का फाइनल पॉइंट भी था, कि हमने चेक करना है कि जो लिवर की फाइब्रोसिस है, वो किस हद तक बेहतर होती है, किस हद तक रिवर्स होती है और आगे से बढ़ती है कि नहीं। और इसी दौरानिए में दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी चेक किए जाते हैं। तो इस दवाई ने शो किया कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, यानी जिसको हम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कहते हैं, जिसकी बेस पर एफडीए ने इस दवाई को अप्रूव करना होता है, इतनी ज़्यादा चेंजेस देखी गई फाइब्रोसिस को रिवर्स करने में। अब हम इस दवाई को कभी किडनी के फाइब्रोसिस के लिए यूज़ कर सकेंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि लिवर की स्ट्रक्चर गुर्दे से बहुत मुख्तलिफ होती है और लिवर के सेल्स में एक यूनिक कैपेसिटी होती है बार-बार और बहुत ज़्यादा रीजनरेट करने की। गुर्दे के मामले में जो हमारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो तो रीजनरेट करती रहती हैं, लेकिन जो हमारे ग्लोमेरुलाई होते हैं, वो बार-बार रीजनरेट नहीं कर सकते और एक दफ़ा डैमेज हो जाए, तो उनको सही करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल पॉइंट ये है कि मरीज़ों की तरह डॉक्टरों और साइंटिस्ट का भी दिल करता है कि कुछ ऐसी अद्वियात हों जो फाइब्रोसिस के प्रोसेस को या रोक दें या स्लो कर दें या इवन इसको रिवर्स भी कर दें।
और या फाइब्रोसिस के प्रोसेस को उस हद तक रखें, उस डायरेक्शन में दें, जो सिर्फ़ हीलिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो और इतनी ना बढ़ जाए कि ये ऑर्गन को, गुर्दे को, जिगर को डैमेज करना शुरू कर दें। अब हम इस वीडियो को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं इस बात पे कि जब आपको एक दफ़ा गुर्दे का मर्ज़ डायग्नोज़ हो जाता है, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़, तो उसका फाइनल बेस्ट नंबर क्या है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी गुर्दे के मर्ज़ की वजह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। अगर आप दर्द वाली दवाइयाँ लेते हैं, उनको ख़त्म करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, उसको रिवर्स करेंगे। आपको ब्लड प्रेशर है, उसको ख़त्म या रिवर्स करेंगे। फिर जाके आपको अपने गुर्दे के मर्ज़ की फ़ाइनल शेप पता चलेगी। हो सकता है जो क्रिएटिनिन आपकी 2.3, 2.5, 2 पे रहती थी, वो बेहतर हो के 1.2, 1.5, 1.7 पर आ जाए। हम इस तरह का प्रॉमिस नहीं कर सकते कि ये रिवर्सिबिलिटी होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करते हैं। और जो गुर्दे में फाइब्रोसिस का प्रोसेस है, जो कि फाइनल क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ का सबब बनता है, इसकी प्रोग्रेशन करवाता है, क्या फ्यूचर में ऐसी अद्वियात आ सकती हैं या ऐसी टेक्नीक्स आ सकती हैं, जिनसे इस फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकेगा, ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी ओपिनियन देनी है और कोई ऐसा टॉपिक या इस टॉपिक का कोई ऐसा एंगल हो, स्पेशली अगर आपको केसेस की डिस्कशन में कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मेरा मकसद ये बताना है कि कैसे आप गुर्दे के मर्ज़ की अच्छी मैनेजमेंट करके उसको रोक भी सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं। इसमें हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे पास कोई जादू है या तवीज़ है या धागा है, जिससे हम गुर्दे के मर्ज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो आपने इस बात को सामने ध्यान में रख के मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और बताना है कि इस टॉपिक को इस एंगल से भी डिस्कस किया जाना चाहिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।